कल क्या पढ़ रहे थे? इन्फ्लेशन हुआ था ना। तो इन्फ्लेशन सारा चीज क्वेश्चन बन रहा है उससे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 60% ही बन रहा है और नहीं बन रहा है। क्या कहा जा रहा है? अरे तो उसको तो पढ़ना होगा ना, क्वेश्चन को समझना होगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि बैंकों का इतिहास यहाँ पर देखेंगे, फिर आरबीआई के बारे में देखेंगे पूरा। आरबीआई के बाद हम लोग बैंकों के प्रकार देखेंगे कि फिर मर्जर ऑफ बैंक, यानी बैंकों का विलय, बैंकों का विलय देखेंगे। और उसके बाद मिसलेनियस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी हम लोग को इतना चीज़ आज देखना है बैंकिंग के बारे में, ठीक है। आइए यहाँ पे बैंकों का इतिहास हम लोग देखते हैं। बोला है कि 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई, ठीक है ना। बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना, ये सब फैक्ट है, आपको कम 20-25 फैक्ट होगा, इसको याद करना होगा। उसके बाद हम फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। उसके बाद 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, ठीक है। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। यह भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक थी। यानी अगर पूछेगा कि भारतीयों का पहला अपना बैंक कौन सा था, नहीं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं होगा। ये है कि भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक थी। और इसमें क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी पूंजी लगी थी वो सारे के सारे किसके पैसे थे? विदेशियों के पैसे थे। इसीलिए हम लोग बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारतीयों का पहला बैंक हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन ये भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक थी, ठीक है ना। तो हम लोग को एक दो याद नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग की इस बात को याद रखना जरूरी है कि पूछेगा कि बैंक में भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक कौन थी, तो बैंक ऑफ, ठीक है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। यानी उस टाइम भारत में 3 प्रेसिडेंसी था, ठीक है ना। उस टाइम भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे? 3 प्रेसिडेंसी थे। कौन कौन? एक तो बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो तीनों ही प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक खोले गए, ठीक है ना। बंगाल में 1806 ईस्वी में खोले गए थे, बम्बई में 1840 ईस्वी में खोले गए थे, और मद्रास में 1843 ईस्वी में खोले गए थे। और यहाँ में समझेंगे, जो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई, उसे 1819 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता कर दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात बराबर ही है, ठीक है ना। तो 3 प्रेसिडेंसी थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? कलकत्ता में, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। उसके बाद 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई और 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद देखेंगे 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई और यह भारतीयों की पहली बैंक मानी जाती है। यह भारतीयों की पहली बैंक या भारतीयों की पूर्ण बैंक किसे कहा जाता है?
क्योंकि इस बैंक में जितने भी पूंजी लगे थे, जो टोटल कैपिटल से, वो भारतीयों के थे। और इस बैंक को स्थापित करने में दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक का नाम था लाला लाजपत राय और दूसरे का नाम था दयाल सिंह। ठीक है ना। तो भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में। और भारतीयों की पूर्ण बैंक कौन सी थी? तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें उनमें महत्वपूर्ण भूमिका दो लोगों ने निभाया था, लाला लाजपत राय ने और दयाल सिंह ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, 1894 ईस्वी तक भारत में बहुत सारे बैंकों की स्थापना कर दी गई थी, बहुत सारे बैंक स्थापित किए गए थे। लेकिन इस सारे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक सेंट्रल बैंक भारत में नहीं था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जो तीन प्रेसिडेंसी में जो स्थापित किए गए थे बैंक, बंगाल, मद्रास और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक सेंट्रल बैंक ओपन किए गए, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 ईस्वी में। ठीक है ना। तो फिर आरबीआई की स्थापना क्यों की गई? तो आरबीआई की स्थापना इसलिए कर दी गई थी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के सेंट्रल बैंक की भूमिका तो निभा रही थी, उसके साथ वो अपना खुद का भी बिजनेस करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। वो खुद का अपना बिजनेस कर रहा था। तो देखा गया कि भाई जो जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो अपना अकेले बिजनेस करता है, मतलब वो बिजनेस अदर लोगों का, उसमें आम आदमी का आना जाना नहीं रहेगा। लेकिन ने क्या किया कि साथ में अपना वो लोग, अपने आम आदमी भी जा रहा है वहाँ पर, खाता ओपन करवा रहा है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है पैसा। तीन सारे चीज़ों को देखते हुए 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग कमेटी गठित की गई अंग्रेजों की तरफ से। और हिल्टन यंग कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए अलग से, जो केवल सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा सके। और उसी के बाद आरबीआई एक्ट 1934 आई, और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, इसका नाम चेंज करके 1955 में एसबीआई कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को उसका नाम चेंज किया गया और क्या कर दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, इंपीरियल बैंक का देखिए यहाँ पे, देखिए तो तीन जो बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह बैंक उस समय यानी 1921 में, उस समय सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रही थी भारत में। और इसी बैंक को 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया, जिसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कोई दिक्कत? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इतना समझ में आ गया चीजें। इसके बाद 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग कमेटी या यंग हिल्टन कमेटी, बात बराबर है, कहीं देता है यंग हिल्टन कमेटी या कहीं देगा हिल्टन यंग कमेटी। तो 26 ईस्वी में हिल्टन यंग कमेटी गठित की गई और इनके सिफारिश पर 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट 1934 आया। और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, भारत सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, आरबीआई को। यहाँ से सवाल पूछेगा कि जो सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई जो बैंक है, वह भारत के साथ किन बैंकों के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है? तो पाकिस्तान के भी, क्योंकि उस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे, तो पाकिस्तान भी हम लोग के साथ था। तो जो आरबीआई है वो उस पाकिस्तान के भी केंद्रीय बैंक की भूमिका में था वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 प्रेसिडेंसी था 1806, 1840 और 1843, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी में, तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह बैंक उस समय सेंट्रल बैंक की भूमिका में, यानी जब इसको स्थापित किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, वह भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रही थी। और इसी का नाम चेंज करके 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 को उसका नाम चेंज किया गया
और उसका नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया, जिसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर उसके बाद 1926 ईस्वी में यंग हिल्टन कमेटी गठित की गई, और यंग हिल्टन कमेटी इन्होंने क्या सिफारिश की कि भारत में केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। और 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 लाई गई, और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो पूछता है कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। पूछता है कि कौन से 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित किया गया? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसका शासनकाल, जिसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। कोई दिक्कत? और फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस टाइम जो पीएम थे वो भी थे इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ही पीएम थी। अब समझेंगे यहाँ पे 1978 से लेकर 1980 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस टाइम वो पीएम मोरारजी देसाई थे। लेकिन 80 में जैसे ही सरकार बदली, फिर सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार आई। और कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी पीएम बनी। उसके बाद छठा 5 ईयर प्लान लाया गया। ठीक है ना, छठे 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसीलिए 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। इसीलिए इस टाइम में पीएम माना जाता है किसको? इंदिरा गांधी जी को। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 1978 से लेकर 1980 तक पीएम थे मोरारजी देसाई। लेकिन जब ये 6th 5 ईयर प्लान लाया गया, देखिए चौथा 5 ईयर प्लान का यह शासनकाल था। उसके बाद जो 5th 5 ईयर प्लान जो लाया गया वो 1974 से लेकर 1978 में, इसका होना चाहिए था 1979, लेकिन 78 में ही सरकार बदल गई और यहाँ पे मोरारजी देसाई पीएम बन गए। मोरारजी देसाई पीएम बने। इन्होंने क्या किया कि एक रोलिंग प्लान लागू कर दिया 1978 से लेकर 1980 तक। अभी 2 साल चल रहा था, फिर क्या कि इनकी सरकार गिर गई, और इनके सरकार गिरने के बाद 6th 5 ईयर प्लान बना। 6th 5 ईयर प्लान लागू किया इंदिरा गांधी सरकार के में, और उसका 80 से लेकर 85 तक था। इसीलिए पीएम अगर पूछेगा तो ये माना जाता है कि इस टाइम में पीएम इंदिरा गांधी जी ही थी। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? ठीक है ना। और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए ऑप्शन में इंदिरा गांधी ना देखो मोरारजी देसाई है और ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो मोरारजी देसाई मार देंगे। लेकिन ध्यान देना ही है कि दोनों लोग 80 में है, तो 80 में इनकी सरकार भी गिर गई। लेकिन जब 6th 5 ईयर प्लान को लागू किया गया, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसीलिए इनको माना जाता है कि उस टाइम भारत के जो पीएम थे कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। कोई डाउट कीजिए समझने में? अब यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 4th 5 ईयर प्लान था, जिसके दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब यह 14 बैंक कौन से थे? अब यह 14 बैंक कौन से थे, यहाँ पे थोड़ा हम लोग को चीजों को समझना है अच्छे से। वो 14 बैंक कौन से थे थोड़ा देखेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए, इलाहाबाद बैंक था पहला, बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद
केनरा बैंक था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है ना। उसके बाद देना बैंक था। उसके बाद इंडियन बैंक था। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक था। इसके बाद यूको बैंक था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था एक। उसके बाद सिंडिकेट बैंक था। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक था। ये हो गया 14। तो ये 14 बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। अब इसको याद कैसे करना है? याद करने का सबसे आसान तरीका है, ट्रिक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू होगा ए बी सी और डी। ये तो हो गया ए बी सी डी। उसके बाद आई यू एस पी। ठीक है ना। ए बी सी डी कंटिन्यू है, फिर आई यू एस पी। अब लेकिन याद होना चाहिए, जैसे ए से एक बैंक है, बी से 3 बैंक है, सी से 2 बैंक है, डी से 1 बैंक है, आई से 2 बैंक है, यू से 3 बैंक है, एस से 1 बैंक है और पी से 1 बैंक है। ये 14 बैंक जो है जिसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसको जैसे भी याद करना होगा, मैं पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि मतलब मेरा ट्रिक है, आपको जैसे भी ट्रिक याद होगा आपको चीज़ों को याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा ही ट्रिक याद करना है, अगर आपको लग रहा है कि दूसरा ट्रिक से याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही बात को मैंने यहाँ पर देखिए बताया कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, देना, इंडियन, इंडियन ओवरसीज, यूनियन, यूनाइटेड, यूको, सिंडिकेट और पंजाब। यहाँ मैंने ट्रिक से देखिए चीज़ों को बताया है, ए बी सी डी आई यू एस पी। ठीक है ना। यूको बैंक का फुल फॉर्म जो होता है, यूको बैंक का फुल फॉर्म वो है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जो कलकत्ता में इसका मुख्यालय और स्थापित कब किया गया था? 1943 में। तो यूको बैंक का जो फुल फॉर्म है यूको बैंक का, वो है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1943 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखेंगे 15 अप्रैल 1980। ठीक है ना। 15 अप्रैल 1980 को भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें क्या है देखिए, एक है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। दूसरा है कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ, उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद
विजया बैंक, विजया बैंक और पंजाब सिंध बैंक। ये 6 बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखते भी चलेंगे, ये सब लिखते चलेंगे, वो तो मिलेगा पीडीएफ, ये सब लिखते भी चलेंगे, मुंह नहीं देखना है। अलग से थोड़ा बोलना पड़ेगा, लिखिए, इसको लिखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। पीडीएफ से कोई पढ़ पाया आज तक? ऐसे ही मिले और रखा जाता ले जाकर। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। जो चीज़ मुझे लगेगा कि लिखवाना है उसको मैं लिखवाऊंगा भी। ठीक है, आगे चला जाए। इसमें इसमें क्या है ट्रिक? तो ट्रिक जो है, मैंने भी कहीं देखा था तो मुझे अच्छा लगा, मैं याद कर लिया कि भाई चलिए आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, एसी ऑन है वीआईपी के लिए, ऐसे ए से आंध्रा, सी से, अब सी से पता नहीं कि कॉरपोरेशन है क्या, कि सी से कैनरा भी है, सेंट्रल बैंक भी है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए। सी से कॉरपोरेशन बैंक, ओ से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एन से न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वी आई से विजया बैंक और पी से पंजाब सिंध बैंक। ये आपको एक ट्रिक है, तो अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो याद कर सकते हैं, नहीं करना है जैसे भी याद करना है याद करेंगे। लिख लिए? तो कम कीजिए तो जी, ना ना 17 पर कीजिए, नहीं कम कीजिए, कम कीजिए। हाँ बहुत गर्मी, हाँ रहने दीजिए, नहीं ज़्यादा मत कीजिए। हाँ 17 पर कीजिए, 17 पर। हाँ हाँ रहने दीजिए थोड़ा, बहुत गर्मी है। हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6 5 ईयर प्लान के दौरान। देखिए 6 बैंक कौन कौन से, वही बैंक है जो मैंने ठीक से बताया है चीज़ों को। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद कुछ और भी बैंक है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला बैंक है 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद 1 जुलाई 1988 को एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सब अलग से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए अलग से। ये सब बहुत बार पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई, एनएचबी की स्थापना कब की गई, इन सारे चीज़ों को लिखेंगे। तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। 1 जुलाई 1988 को एनएचबी
नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद 2 अप्रैल 1990 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग एवं भारतीय विकास बैंक। हो गया। फिर देखेंगे इसके बाद 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग एवं भारतीय विकास बैंक, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, एग्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, एनएचबी की मुख्यालय दिल्ली में है, और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है ना, डेट याद रखना है, डेट के साथ ईयर भी याद रखना है, चारों पांचों बैंक का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद हम लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में अच्छे से यहाँ पे। ठीक है ना, तो आरबीआई के बारे में जो मैंने बताया था कि 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, वो भारत के सेंट्रल बैंक की भूमिका में थी उस टाइम। बाद में उसका नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर अभी आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की जो स्थापना की गई बोले गए किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कब स्थापित किया गया? 1926 ईस्वी में। यानी 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए, यानी भारत में एक केंद्रीय बैंक, यानी भारत में एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। इसी सेंट्रल बैंक के बाद 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट 1934 लाई गई और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब आरबीआई की स्थापना की गई, तो उस टाइम आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे था? तो उस टाइम जो आरबीआई का मुख्यालय था वो था कलकत्ता में। कब से कब तक? 1935 से लेकर 1937 तक, यानी 2 साल आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में रहा। लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? उसका नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ उसका गवर्नर है प्रथम। अगर बोलेगा कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख भाई साहब थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। पूछेगा कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें गवर्नर है या शक्तिकांत दास। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि आरबीआई की जब स्थापना की तो बेसिक चीज है कि आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान उस टाइम कहाँ पे था? कलकत्ता में भी रहा इसका मुख्यालय, लेकिन मात्र 2 साल के लिए कलकत्ता में रहा है। उसके बाद वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया उस टाइम। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न। अगर जब तक भारतीय नहीं लगाएगा, समझिएगा, जब तक भारतीय नहीं लगाएगा तो हमेशा आंसर ओसबॉर्न स्मिथ ही होगा। जब भारतीय लगा देगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन आरबीआई के, तब जाकर आंसर लगाएंगे सीडी देशमुख। अगर भारतीय नहीं लगा रहा है तो एकदम हम लोग आंसर बिना आंख बंद किए मारेंगे ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए
अगर यहाँ बोलेगा कि सिंबल ऑफ आरबीआई क्या है, यानी आरबीआई का सिंबल क्या है, तो आरबीआई सिंबल एक ताड़ का वृक्ष है, यानी पाम ट्री है, तथा बाघ है। ठीक है ना। उसके बाद आरबीआई के कुछ रीजनल ऑफिस, मेन ऑफिस तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, लेकिन उसके 4 रीजनल ऑफिस भी हैं। वो 4 रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है और चेन्नई है। ये 4 इसके रीजनल ऑफिस है, यानी क्षेत्रीय कार्यालय इसको है। ठीक है ना। तो सवाल पूछता है कि आरबीआई का क्षेत्रीय मुख्यालय इनमें से कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। तो मेन 4 इसका क्षेत्रीय मुख्यालय यहीं 4 जगह, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अब इसके बाद हम देखेंगे आरबीआई का संरचना। आरबीआई के संरचना में टोटल 21 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य। उस 21 सदस्यों में कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनको हम लोग सरकारी सदस्य भी बोल सकते हैं, और जो अंशकालिक सदस्य होते हैं उसको हम लोग गैर सरकारी सदस्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो सरकारी सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं, 5 है। और तो गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे, टोटल 16 होंगे। ये जो सरकारी सदस्य 5 है, इसमें एक खुद आरबीआई का गवर्नर होगा, और बोल रहा है कि 4 मैक्सिमम, अभी जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम 4 उप गवर्नर की संख्या हो सकती है। यानी आरबीआई में उप गवर्नरों की संख्या मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम 4 हो सकती है। ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो 16 सदस्य हैं इसमें से 4 उसके जो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, 4 जो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, उस 4 क्षेत्रीय मुख्यालय से एक एक सदस्य आएंगे, तो 4 हो गए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, है ना। उसके बाद सरकारी अधिकारी 2 होंगे। ठीक है। उसके बाद बाकी बचे सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट की जाएगी, यानी नामित की जाएगी। तो कितने लोग बच रहे हैं, 10 लोग। तो 10 सदस्यों को भारत सरकार नॉमिनेट करेगी डायरेक्ट। नॉमिनेट का सिंपल मतलब ये होता है, नॉमिनेट का, कि भारत सरकार के नजर में जो लगेगा कि जो बैंकिंग से या वित्त से संबंधित चीजों को जानता है अच्छे से, वैसे लोगों को भारत सरकार 10 लोगों को नियुक्त कर सकती है आरबीआई में। और ये जो 21 सदस्य है, इन्हीं 21 सदस्यों के द्वारा पूरे आरबीआई को रेगुलेट की जाती है, या आरबीआई को गवर्न की जाती है। ठीक है ना। उसको, जिसको हम रेगुलेट बोलते हैं, संचालित करने का हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको लिखिए तो। तो अब यह सही लग नहीं रहा है, हैं? अरे तबीयत आजकल क्या, फीवर जैसा लग रहा है, लेकिन एसी का हवा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं लगना चाहिए, ठंड लगनी चाहिए। पटना में है ना, खाने का बड़ी दिक्कत है, और अब खाना नहीं बना रहे हैं पटना में, तो बहुत जल्द मरना होगा। अरे मुझे आता ही नहीं तो क्या बनाऊंगा मैं। एक लड़का है, वो भी नहीं, उसको भी नहीं आता है साला, वो भी वही है। हैं? किसको रख लें, मेड यहाँ पे नहीं मिलती है सब ना। मिलती है, किधर। अरे भाई जिधर तो मैं रह रहा हूँ उधर तो नहीं मिल पा रही है, मिलती तो मैं तो खोज रहा हूँ। अगर कोई हो तो बताइएगा तो, मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं। अरे उधर क्या जगह हो, खाना बनाने वाली। एक तो यहाँ पे अरे खाना बनता है रूम पे, खाना दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होता है कि बाहर में
आप 1-2 दिन खा लेंगे तो इतना नहीं को तो। इतने देखे पराठा बना रहा तो तेलवा में छान रहा था पराठा को। अरे पराठा का मतलब हो कि भाई कम तेल डालो, बिना तेल का ही बना लो पराठा, क्या दिक्कत है दिखाना तेल है। वो पराठा वो आलू भर के उसको ऐसे बेल बाल के और तेल में डाला है, वो तेल में एकदम मतलब जो भी रहता है, लेकिन तेल तो दिख ही रहा था। अरे भाई क्या जरूरत है सब साले, तुम मार रहे हो ऐसे ही जान मारोगे सीधे तुम। मतलब भले जो भी हो, दिल्ली से बहुत सस्ता है पटना से। भले लोगों को लगता है, अब सस्ता ही नहीं भाई, दिल्ली में रहेंगे भी तो थोड़ा 2-4 रुपये ज़्यादा ही लगेगा तो सस्ता ही रहेगा इससे। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलेगा आपको स्टूडेंट एरिया में, प्लस में वहाँ पे रूम मिलेगा तो आपको रूम मिलेगा सेपरेट। रूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक बाथरूम एकदम सेपरेट, एक फ्लैट मिलेगा। यहाँ पे लॉज ही केवल बनवाया, फ्लैट तो खोज के आदमी मर जाएगा, नहीं मिल पाएगा जल्दी से। अरे भाई कितना है फैमिली खोजता है, कहाँ से लाइए फैमिली, कहाँ से लाऊं मैं। कि फैमिली शादी हो गई, नहीं हम लोग शादी होने वाली 2 महीने बाद। तो बोला 2 महीने बाद आ जाइएगा लेकर। हाँ? अब भाड़ा पर कौन फैमिली मिल रही है क्या, ऐसा है तो है तो मिलवाइए थोड़ा मेरे से। थोड़ा देखूँ कौन है जो भाड़ा पे चल रही है फैमिली। कहाँ फ्लैट लेकर रहते हैं आप लोग, कहाँ पे? लोहानीपुर? अरे भाई बात तो नहीं है, बात है कि मैं वहीं पर रहूँगा जहाँ अपने जान पहचान लोग रहेंगे ना, मैं कहीं थोड़ा रह जाऊँगा, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा। अरे भाई अपने हिसाब से आप रह रहे हैं इतना, आपको लग रहा है कि नज़दीक है ना, नज़दीक से मतलब नहीं है मुझे। मैं दूर भी रह जाऊँगा, लेकिन जहाँ पर अपने एक आध लोग रहें, जहाँ पे थोड़ा मजा, यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होगा तो किसे बतियाऊँगा। है अरे भाई सारा ऑप्शन हुआ, कोई थोड़ा मैं किसी से बतिया लूँगी, इतना टाइम थोड़ी ना है। बात करने के लिए भी अपने लेवल का आदमी, जैसे मजा है बात करने में, जैसे 2-3 दोस्त है, उसको फोन लगाएं, दूसरा को गाली दिए सुने, उसका अलग मजा है। हो गया ये। अब हम लोग बात करेंगे आरबीआई का, हेडिंग डालेंगे आरबीआई में, इसके अलावा कुछ ज़्यादा और लिखवाऊंगा, लिखिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य। लिखिए फर्स्ट में लिखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह करना, फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह करना। दूसरा है, इसे इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह आरबीआई लिखेंगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। आरबीआई आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। यह यह मौद्रिक नीति द्वारा यानी मॉनेटरी पॉलिसी, यह मौद्रिक नीति द्वारा साख का नियंत्रण करती है, क्रेडिट कंट्रोल, साख का नियंत्रण करती है। आगे लिखेंगे, यह आंकड़ों का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, यह आंकड़ों का प्रबंधन करती है।
आगे लिखेंगे यह नोटों की छपाई, यह नोटों की छपाई एवं नोटों का निर्गमन करती है। यह विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक भी है। यह विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक भी है। यानी हाँ, जिसको फॉरेक्स बोल रहे हैं ना, फॉरेन रिजर्व, ठीक है ना। तो आरबीआई के जो कार्य हैं, आरबीआई के जो कार्य हैं, ये बहुत सारे अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह करना, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह करना। इसे बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक का मतलब क्या होता है कि अगर बैंकों का जो, अगर हम लोग के लिए बैंक जो आरबीआई एसबीआई सब जो है, इसके बैंक हो कौन, आरबीआई। जिस तरह हम लोग को पैसे की आवश्यकता होती है तो हम लोग बैंकों के पास जाते हैं, उसी तरह बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो कहाँ पे जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। दूसरा बोला कि अब भारत सरकार के बैंकर, अभी कभी भारत सरकार के पैसे की आवश्यकता होगी तो उसके लिए बैंकर का काम करेंगे। बैंकर का मतलब कि पैसे की व्यवस्था करेगी आरबीआई की, आरबीआई सरकार के लिए, जिसमें सरकारी प्रतिभूति के रूप में काम वो जारी करेगी, बॉन्ड बेचेगी खरीदेगी, डिवेंचर बेचेगी खरीदेगी, समझ में आ रहा है ना, कि सारा काम ये करेगी। देखिए, मौद्रिक नीति द्वारा शाख का नियंत्रण करती है, यह आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, यह आंकड़ों का प्रबंधन या नोटों की छपाई, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसका रहता है, जो वित्त मंत्री जो होते हैं उसके, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव के सिग्नेचर होता है वहां पे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो बैंकों के 2 प्रकार होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे को बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, यानी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का सिंपल मतलब होता है कि अनुसूचित बैंक हम लोग किसको बोलेंगे, जो आरबीआई एक्ट 1934, जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जिसका वर्णन किया जाता है, शेड्यूल 2 में जो वर्णित है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुसूचित बैंक, ठीक है ना। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में जो बैंक वर्णित है उसको हम लोग अनुसूचित बैंक बोलेंगे, और जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में जो वर्णित नहीं है उसे हम लोग गैर अनुसूचित बैंक बोलेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ बात करेंगे अनुसूचित बैंक क्या बोला है, कि वैसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में वर्णित है उसे हम लोग अनुसूचित बैंक कहते हैं। यह बैंक आरबीआई के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे, यह बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए सारे मापदंड, जो भी उसके मेजर्स हैं, मापदंड है, उसका पालन करती है, ठीक है ना। तो यह आरबीआई के द्वारा बनाए गए सारे मापदंडों का पालन करती है। आरबीआई के द्वारा जितने बहुत सारी चीजें इसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जो गैर अनुसूचित बैंकों को नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। जो गैर अनुसूचित बैंक है वैसा बैंक जिसका वर्णन आरबीआई के एक्ट 1934 में नहीं है। यह बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए मापदंडों का पालन सामान्यतः नहीं करती है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन जनरली जितने अच्छे से शेड्यूल बैंक करती है उतने अच्छे से बैंक नहीं करती है। इसीलिए आरबीआई अनुसूचित बैंकों को ज्यादा प्रॉफिट देने का प्रयास करती है, और जो गैर अनुसूचित बैंक है उसको आरबीआई कम प्रॉफिट देती है, ठीक है ना। यहाँ बात कर रहा है अनुसूचित बैंक। तो जो अनुसूचित बैंक है इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरे को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरे को बोला जाता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अब समझें क्या हो, जो कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंकों का मुख्य काम ये है या मुख्य उद्देश्य है केवल लाभ कमाना। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है केवल लाभ कमाना। कोई दिक्कत? केवल लाभ कमाना। जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि जो कृषि हो गया
जो ग्राम उद्योग हो गया, इन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अल्पकाल के लिए लोन प्रदान करने का काम करता है कोऑपरेटिव बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक जहां भी स्थापित किया जाएगा वहां के राज्य सरकार के मतलब अनुमोदन के बाद ही इसे स्थापित किया जा सकता है। यहाँ बात करें रीजनल रूरल बैंक क्या है, तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब होता है, इसका पहले तो समझना कि इसको बनाने के पीछे, इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो इसको बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि कोई भी बैंक अपने ब्रांच को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोलना नहीं चाहती थी, और सरकार का ये था कि सभी लोगों को, गांव के लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाए। तो बैंकिंग सेवा जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाएगा, जब वहां पर बैंकें खुलेंगी लोग आएंगे जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने कॉन्सेप्ट लाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, ठीक है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाई भारत सरकार, और आरआरबी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, क्योंकि कोई भी बैंक, सिंगल कोई बैंक अपने ब्रांच को गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना नहीं चाहती थी। इसके लिए आरबीआई ने आरबीआई ने बोले कि ठीक है चलो भाई, अगर जो भी है, अगर कोई वहां पे अपना ब्रांच को खोलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको मेरे तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो भारत सरकार, यहाँ समझेंगे, भारत सरकार के इसमें शेयर रहता है लगभग 50%। कितना रहता है? 50%। जिस राज्य में खुलेगा तो उस राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 15%। और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, यानी स्पॉन्सर्ड बैंक का मतलब होता है कि प्रायोजित बैंक, जो स्पॉन्सर्ड कर रही है, प्रायोजित बैंक, तो उसका जो होता है उस कंट्रीब्यूशन वो रहता है 35%। 35% उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया, आरबी एक्ट 1976। उसके द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम आरआरबी स्थापित किया गया। कहाँ पे? मुरादाबाद, यूपी में। मुरादाबाद कहाँ पर है? यूपी। और उस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक उसका नाम था। और पूछेगा कि वो कौन से बैंक उसको स्पॉन्सर्ड की थी, तो स्पॉन्सर्ड बैंक कौन थी? तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक थी उसका नाम था सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? इसी बात को मैंने यहाँ बताया है कि जो अनुसूचित बैंक है, अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं? वैसे बैंक जिसका वर्णन आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में जो वर्णित है उसे हम लोग अनुसूचित बैंक बोलते हैं। और ये अनुसूचित बैंक 3 प्रकार के होते हैं: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंकों का जो केवल काम है, उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना, ठीक है ना। क्या करना? केवल लाभ कमाना। कोऑपरेटिव बैंक का जो कार्य है यह है कृषि क्षेत्रों में या ग्राम उद्योग में, जो छोटे मोटे जो लोग उद्योग करते हैं गांव, उनको लोन देना कम समय के लिए। रीजनल रूरल बैंक का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका भी काम है ऋण प्रदान करना, लेकिन इसका जो सबसे प्रथम उद्देश्य था, इसका प्रथम उद्देश्य था कि गांव में लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। गांव में लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब जो यहाँ पे समझेंगे, जो कमर्शियल बैंक है, उस कमर्शियल बैंक को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया। उस कमर्शियल बैंक को भी फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, एक उसके बाद बोला गया निजी क्षेत्र का बैंक, और उसके बाद बोला गया विदेशी बैंक। तो निजी क्षेत्र का बैंक का मतलब क्या होता है कि वैसा बैंक जिस पे किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी उसमें किसी निजी व्यक्ति का शेयर अगर मिनिमम 51% हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं निजी बैंक या प्राइवेट बैंक। कोई दिक्कत? जो यहाँ पे सार्वजनिक बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसे हम लोग बोलेंगे जिसका, जहाँ पे
अगर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा, उसका शेयर 51% हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक बैंक। विदेशी बैंक का मतलब क्या होता है? तो विदेशी बैंक का सिंपल मतलब होता है कि वैसा विदेशी बैंक जिसका हेड क्वार्टर यानी जो उसका मुख्यालय है वह उसका अपने देश में हो, और उसका जो ऑफिस हो, रीजनल ऑफिस हो, वो उसकी शाखा हो, रीजनल ऑफिस नहीं, उसकी शाखा जो है अगर वह भारत में है तो उसको हम विदेशी बैंक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सिटी बैंक। सिटी बैंक जो यूएसए का बैंक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, इसको लिख लेंगे तो पहले कमर्शियल बैंकों को 3 भागों में डिवाइड कीजिए। हो गया। ऐसे डरिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल ये बोला हूँ कि जो निजी बैंक है, जो निजी बैंक है उसको निजी बैंक हम लोग किसको बोलेंगे कि वो ऐसा बैंक जहाँ पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार अगर उस पर 51% हो जाएगा उसका शेयर, तो उसको निजी बैंक बोलेंगे। सार्वजनिक बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक, सिंपल समझना है। निजी क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक बैंक को ही हम लोग निजी सरकारी बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सरकार का शेयर हो जाएगा लगभग 51%। अब विदेशी बैंक समझ गए। यहाँ देखिए निजी बैंक में बोला हूँ कि वैसा बैंक जिसमें किसी निजी व्यक्ति या संस्था या व्यक्तियों के समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल्स की हिस्सेदारी कम से कम 51% हो जाती है, उसे हम लोग निजी क्षेत्र का बैंक बोलते हैं, ठीक है। उसका देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, यहाँ पर समझिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब कि वैसा बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हम लोग उसको बोलेंगे। और विदेशी बैंक वैसी विदेशी बैंक जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर विदेशों में हो या अपने देशों में हो तथा उसकी शाखाएं यानी ब्रांचेज भारत में हो, तो उसको हम विदेशी बैंक कहते हैं। ये CITY नहीं है, TI है, CITI, सिटी बैंक जो यूएसए का बैंक है, जो भारत में उसकी शाखा है, तो विदेशी बैंक के रूप में काम कर रही है यहाँ पे। किसी को डाउट है यहाँ पे समझने में? और हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है यहाँ पे समझेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का सिंपल मतलब होता है कि अब राज्य सरकार के अंतर्गत संगठित की जाती है, यानी इसको ऑर्गेनाइज की जाती है किसके द्वारा, राज्य सरकार के अंतर्गत। यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अच्छा,
इस बैंकों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो इस बैंकों को, दिस बैंक इज ऑपरेटेड बाय देयर ओन मेंबर्स, यानी इसके अपने सदस्यों के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है, इसे अपने सदस्यों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो लिखेंगे कोऑपरेटिव बैंक, लिखकर डैश मारिए। लिखेंगे बैंक यह बैंक यह बैंक राज्य सरकार के अंतर्गत संगठित होती है। यह बैंक राज्य सरकार के अंतर्गत संगठित होती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को, यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य, भारत में सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे परिवार कौमा व्यक्तिगत आदि को भी ऋण प्रदान करना होता है, आदि को भी ऋण प्रदान करना होता है। भारत में, नेक्स्ट वन लिखेंगे भारत में सहकारी समितियों द्वारा, भारत में सहकारी समितियों द्वारा कोऑपरेटिव कमिटी, तो भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित होने वाली बैंक को, संचालित होने वाली बैंक को कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, यानी सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो देखिए इसका मुख्य जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। ठीक है, दूसरा था कि जो कुटीर उद्योग है, जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, जो कुटीर उद्योग है, लघु व्यापार जैसे को ऋण प्रदान करना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% अपना योगदान देती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। फर्स्ट आरआरबी अगर पूछेगा कब एस्टेब्लिश की गई थी, तो यूपी में की गई थी, मुरादाबाद जिले, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम बैंक। प्रायोजित बैंक कौन थी? सिंडिकेट बैंक थी, प्रायोजित बैंक। इसको लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में 2-4 लाइन, इतना लिखेंगे पहले। हो गया, लिखेंगे इसमें
बोल रहे हैं तो लिखिए, रीजनल रूरल बैंक में लिखेंगे यह बैंक समाज के कमजोर, यह बैंक समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को, समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराती है। इसका नेक्स्ट वन लिखेंगे, इसका अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा, यानी सेविंग्स, बचत को बढ़ावा एवं उत्पादक कार्यों में सहयोग देना है। नेक्स्ट लिखेंगे, वर्तमान में इन बैंकों की संख्या कुल वर्तमान में इन बैंकों की संख्या कुल 43 है। 43 है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लघु एवं भुगतान बैंक कि जो लघु एवं भुगतान बैंक है पहले भारत में नहीं था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में रिकमेंड किया, लेकिन ये आरबीआई के हम लोग बारे में बात करेंगे, लेकिन 14 से यह लघु एवं भुगतान बैंक के बारे में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो जुलाई 2014 में आरबीआई इन दोनों बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया कि भाई लघु बैंक क्या होता है और विकास बैंक क्या होता है। इन दोनों बैंकों के गठन के लिए अगर कोई भी आम आदमी भी इस बैंकों का गठन कर सकता है, जिसके पास अगर मिनिमम 100 करोड़ रुपये अगर है, 100 करोड़ रुपया अगर किसी के पास है तो वह आदमी भी लघु या भुगतान बैंक को स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया भी और भी है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही है पैसा वाला। उसमें भी बोल रहा है कि भाई आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र में, बीच में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है जनरली, तो अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है, उतना अगर पैसा है, तो आप लघु एवं भुगतान बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे लघु बैंक, बोला है कि इसमें डिपॉजिट, यानी इस बैंकों में हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यह बैंक सीमित क्षेत्रों के लिए यह बैंक ऋण प्रदान करती है। ध्यान देंगे, यह बैंक में लिखिए यह लिमिटेड सेक्टर, सबको नहीं, यह लिमिटेड सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड कर सकती है, सबके लिए लोन नहीं दे सकती है। यह बैंक सीमित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करती है। सितंबर 2023 तक यहाँ पर दिया है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल 12 लघु बैंक, स्मॉल बैंक कार्यरत है। यानी भारत में वर्तमान में 13 लघु बैंक कार्यरत है। सितंबर 2023 तक का डाटा है। अभी 24 में कोई डाटा नहीं आया, तो हम लोग वही डाटा को पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हो गया नहीं? बस हमें याद रखना है कि लघु बैंक का काम क्या है। लघु बैंक सीमित क्षेत्रों में ऋण प्रदान कर सकती है और ये वर्तमान में 12 लघु बैंक है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भुगतान बैंक। भुगतान बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य वो है छोटे परिवार। भुगतान बैंक का जो मुख्य उद्देश्य वो है छोटे परिवार, असंगठित क्षेत्र जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष जैसे को यह ऋण प्रदान करती है। यह मांग जमाएं डिमांड डिपॉजिट संचालित करती है, ठीक है ना। भुगतान बैंक वर्तमान में भारत में 6 भुगतान बैंक कार्यरत हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में 6 भुगतान बैंक कार्यरत है। देखेंगे तो पहला है कौन सा बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। दूसरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक। चौथा एनएसडीएल पेमेंट बैंक। पांचवा है जियो पेमेंट बैंक और छठा है पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी वर्तमान में भी 6 भुगतान बैंक कार्यरत है भारत में। इसको लिख लेंगे,
भुगतान बैंक कितने हैं भारत में अभी कार्यरत? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो मामला चल रहा है वहाँ पे आरबीआई से। तो क्लियर होगा तो हटा दिया जाएगा। हाँ हाँ। हो गया। एक नोट लिख के लिखेंगे, पॉइंट नोट लिख के लिखिए कि 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ प्रारंभिक पूंजी के साथ, प्रारंभिक पूंजी के साथ भारतीय महिला बैंक की स्थापना, भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। 1,000 करोड़ प्रारंभिक पूंजी के साथ, 1,000 करोड़ प्रारंभिक पूंजी के साथ भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी तथा 2017 में इसका, तथा 2017 में इसका एसबीआई में एकीकरण कर दिया गया। हो गया, हेडिंग डालेंगे। देखिए, ये बैंकिंग से संबंधित समितियां हैं, ठीक है ना, तो इसको देख लेंगे। जो बैंकिंग से संबंधित समितियां हैं, तो दो समिति है बैंकिंग से और बहुत सारे समिति हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से दो है। एक है नरसिम्हम समिति, जो 2 बार लाया गया था, 1991 में और फिर 1998 में लाई गई। दूसरा बेसल नॉर्म्स, इसको समिति न बोलकर कहेंगे बेसल नॉर्म्स भी देता है, नॉर्म्स, ठीक है ना। तो बेसल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे पूरे विश्व में लगभग सारे जो देश थे, वहाँ के सारे एक्सपर्ट लोग आए थे कि कैसे बैंकिंग में सुधार किया जाए, कैसे एनपीए को कम किया जाए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, लोग पैसा लेकर डुबा देते हैं, पैसा नहीं देते हैं बैंकों को, तो उनके पैसे को कैसे कम किया जाए, सारे चीज़ों के लिए बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड में। तो यह बैंकिंग सुधार से संबंधित नॉर्म्स है, यह स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है, ये लिख लेंगे। तो बैंकिंग से संबंधित दो समितियां हैं, नरसिम्हम समिति और बेसल नॉर्म्स है। हाँ हाँ, टैक्स मतलब कि भाई टैक्स में कैसे सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, मर्जर ऑफ बैंक, यहाँ पे देखेंगे मर्जर ऑफ बैंक में, इसको देख लेंगे अच्छे से। 1993 में, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, याद है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 1980 में जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में विलय कर दिया गया, यानी इसको मर्ज कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक 1980 एवं देना बैंक 1969, तो विजया बैंक तथा देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। यानी 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में विलय कर दिया गया और 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया।
ठीक है ना। उसके बाद 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय प्रस्ताव लाई थी। वो 10 बैंक कौन कौन से थे जिसको 4 बैंकों में विलय करना है? तो पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया और 2019 के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया गया इसमें और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी विलय किया गया। तो हो सकता है पूछ दे कि इनमें से किस बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंकों में हुआ है या नहीं हुआ है। तो 3 बैंकों का विलय हुआ है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, उसका विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। तो आंध्रा बैंक हो तथा कॉरपोरेशन बैंक हो, दोनों बैंकों का विलय किसमें किया गया? यूनियन बैंक में कर दिया गया। किसी को दिक्कत? उसके बाद सिंडिकेट बैंक का जो विलय किया गया वो कर दिया गया किसमें? केनरा बैंक में उसका विलय कर दिया गया। तो सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया? केनरा बैंक में। और इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी, उसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। ठीक है ना, उसका विलय कहाँ कर दिया गया? इंडियन बैंक में कर दिया गया। ये रहा हम लोग का पूरा बैंकिंग सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए एनडीटीएल होता क्या समझेंगे कि जो बैंक है तो बैंक में 2 तरीके काम होता है। या तो बैंक में हम लोग जमा करेंगे, ठीक है, तो जो बैंक में हम लोग जमा करते हैं वो बैंकों की लायबिलिटीज कहलाती है, ठीक है ना। और जो बैंक हम लोगों को लोन देती है वो बैंकों की संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंकों की संपत्ति कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे तो बैंकों में जब जमा करेंगे तो डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, उसके बाद कुछ करेंगे हम लोग टाइम डिपॉजिट, प्लस में ओडीडी अदर डिपॉजिट कुछ करते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या समझिएगा पहले। डिमांड डिपॉजिट को सिंपल मतलब होता है कि जो पैसा हम लोग बैंकों में जमा किए हैं, हम लोग को जब इच्छा होगा पैसों से बैंकों से डिमांड कर सकते हैं पैसा देने के लिए, भाई मेरा पैसा आप मुझे दे दो, लौटा दो। तो या तो हम लोग करेंट अकाउंट के थ्रू पैसा लेन देन कर सकते हैं बैंकों से, या सेविंग अकाउंट के द्वारा हम लोग पैसे को लेन देन कर सकते हैं। मान के चलिए कि अभी वर्तमान में मैंने 2 बजे पैसा को डाला बैंक में और मैं चाहूंगा तो 2:30 बजे पैसा निकाल सकता हूँ अपना, मैं बैंक से अपना डिमांड कर सकता हूँ। एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के लिए पैसे को बैंक में जमा करते हैं, जिसको एफडी करवाते हैं चाहे आरडी करवाते हैं। तो आप मान लीजिए अगर आपने 4-5 सालों के लिए एफडी करवा दिया है तो 5 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं जनरली, तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। उसी तरह बैंकों में कुछ अन्य प्रकार के भी डिपॉजिट होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के क्या बोलते हैं डिमांड होता है, जैसे कोई पेनाल्टी भरना है, फाइन भरना है, सारा चीज, उसको हम बोलते हैं ओडीडी अदर डिमांड एंड डिपॉजिट। इन तीनों को साथ में मिलाया जाता है तो निकलता है क्या? एनडीटीएल। जो बैंकों का मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में कि इन्फ्लेशन में मैंने बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बताया था, खासकर सीआरआर एसएलआर के बारे में, कि जो एनडीटीएल होती क्या है। तो एनडीटीएल का मतलब होता है कि जो ये बैंकों की कुल जमा पूंजी होती है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि जो बैंकों की कुल जमा पूंजी है तो क्या सभी बैंकों की एनडीटीएल समान होती है? तो सारे बैंकों की एनडीटीएल समान नहीं होती है, सारे बैंकों की जमा पूंजी अलग अलग होती है। अगर सारे बैंकों की एनडीटीएल समान होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई पूछेगा क्या सारे बैंकों का एनडीटीएल समान होती है, तो सारे बैंकों का एनडीटीएल समान नहीं होती है, सारे बैंकों के एनडीटीएल अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो भी बैंकों का एनडीटीएल है वह प्रतिदिन क्या वेरी करते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है उसमें। मान लीजिए किसी ने आज एसबीआई में एक 100 करोड़ रुपया डाल दिया,
तो आज एसबीआई का एनटीएल कितना हो गया, 100 करोड़ रुपया हो गया। हो सकता है कि कल वो आदमी उस अपने बैंक से आज एसबीआई से 50 लाख रुपया निकाल ले, तो कल एसबीआई का जो एनटीएल होगा वो 50 लाख का हो जाएगा। यानी वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, वो फिक्स नहीं रहता है, याद रखना है। किसी बैंकों का एनडीटीएल बराबर नहीं होता है, और एनडीटीएल फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो वेरी करते रहता है, वेरिएबल है वो, इन वेरिएबल इन नेचर, यानी वो वेरी करते रहता है दिन प्रतिदिन। कोई डाउट है समझने में? तो ये हम लोग का टोटल रहा बैंकिंग सिस्टम। अगले क्लास में हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, ये सब क्या चीज़ होता है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही।